हेलो ऑफिसर्स। सबसे पहले तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आप लोग जिस तरह से मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके यूपीएससी ड्रीम का एक पार्ट बन रहा है। और ये पार्ट मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। और मैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप यहाँ पे आके वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हो, इसके बाद आपको किसी भी कोचिंग के पास जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लेक्चर का यूज़ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया है कि सिलेबस, आप सिलेबस को देखो अपना। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या दिया हुआ है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, उस चीज़ को अच्छे से देखो। एंड उसके बाद आप पीवाईक्यूज को देखो कि हर टॉपिक से किस तरह के पीवाईक्यूज आए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, यूपीएससी का डिमांड क्या है। हर टॉपिक का एक अलग डिमांड होता है। ऐसा मत देखो कि पूरा का पूरा ऑप्शनल से सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग होते जाते हैं, क्वेश्चन का डायमेंशन अलग होते जाते हैं। और आपको, अगर यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए आप सिर्फ ऑप्शनल को पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो आपको बस उतना ही जानना है, आपको उससे बाहर नहीं जानना है, आपको हिस्ट्री में कोई पीएचडी नहीं करना है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आप पीवाईक्यूज देखोगे, उसके बाद आप आओ लेक्चर देखो, जो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड की जा रही है उस लेक्चर को देखो। एंड देन फिर क्या करो कि आप जिस भी ट्रेडिशनल सोर्स से पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अगर आप नॉर्मन एंड लॉ पढ़ रहे हो, जैन एंड माथुर पढ़ रहे हो, रंजन चक्रवर्ती पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, और अगर आपको इन सब में भी डाउट होता है, इन सब में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उन सबका एक डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हमारा एक ऑप्शनल मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है टेलीग्राम पे, उस चैनल पे मैं ये सारी चीजें अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी वो नोट एक्सेस करना है तो आप उस चैनल पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। वहां पे बहुत ज्यादा फीस नहीं है, वो प्रोग्राम बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, लास्ट पार्ट कर रहे हैं वहां पे। ऑलरेडी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कर ली है, मिडेवल कर लिया है, मॉडर्न कर लिया है, अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट में। और यहाँ से मैंने वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर डालना स्टार्ट किया है। मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, बट आप अगर इस लेक्चर को अच्छे से करोगे तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, एक चीज की गारंटी है। आप हम मेरे लेक्चर से, मेरे नोट से इतना कर सकते हो कि आप यूपीएससी के मेंस में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। एकदम जो टॉपर्स के आंसर आ रहे हैं ना, उससे भी बेटर आप आंसर लिख सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली, एक मिनट, बुक्स और नोट्स, क्या है ना कि आज हम लोग करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोगों ने इनलाइटनमेंट देखा, रिनेसे के कुछ पार्ट्स को देखा, हमने एलिमेंट्स को देखा कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एनलाइटनमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे आखिर उसके कारण क्या होता है, मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। आखिर जब हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं, मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम उस चीज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या होता है। मॉडर्न पॉलिटिक्स देखो, जब एनलाइटनमेंट से पहले का पार्ट था, मतलब 16 सेंचुरी तक यूरोप कैसा था, 17 सेंचुरी तक यूरोप कैसा था, यूरोप की जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइडेड थी, यूरोप में क्या हो रहा था, हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और फिर एक फेज आता है, रिनाइसे का फेज आता है, एनलाइटनमेंट का फेज आता है। इनके जो आइडियाज होते हैं वो सोसाइटी को चेंज करना स्टार्ट कर देती है, वो यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। और वही हमें समझना है। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिक्स का कोई ओरिजिन नहीं होता है, ये इवॉल्व होता है, और ये इवोल्यूशन हमें समझना है। देखो, ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा लंबा हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होता है मॉडर्न पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है, पहले के टाइम पे जो अथॉरिटी थी वो क्या थी, गॉड को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था, और किंग को डिवाइन राइट होता था गॉड की तरफ से कि आप लोगों पर रूल करो। अब वो चीज चेंज हो जा रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखो, अथॉरिटी गॉड के पास थी, और गॉड ये देता था किंग को, जो डिवाइन राइट था।
किंग को ये डिवाइन राइट होता था कि आप उनके सब्जेक्ट्स पर रूल करो। बट अब ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। अब डिवाइन राइट किसके पास है, पीपल के पास। अभी देखो, पहले क्या था कि एक चीज आपको ध्यान से समझना है, लॉयल्टी जो थी, हर एक इंडिविजुअल की लॉयल्टी किसके तरफ थी, चर्च के तरफ थी, गॉड के पास थी। अब क्या है, ये जो लॉयल्टी है, ये लॉयल्टी इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है, इस लॉयल्टी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी वर्ड, ये सब वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में समझना है। पहले क्या था, पावर कस्टम्स में हुआ करते थे, जो रिलीजियस कस्टम हुआ करते थे उनके ऊपर। अब ये क्या शिफ्ट हो गया, अब ये शिफ्ट हो गया लॉ के ऊपर। अब सबसे सुप्रीम जो पावरफुल अथॉरिटी है वो क्या है, लॉ। अब रूल ऑफ लॉ के बारे में बात होनी स्टार्ट हो गई है। पहले जो स्टेट था वो मोनार्कियल स्टेट था, डायनेस्टिक था, राजा का बेटा ही रूल कर रहा था, और ये डायनेस्टी वाइज चले आ रही थी। बट अब क्या है, ये जो स्टेट है, ये डायनेस्टिक फेज से निकल गया है, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, अब ये सोवरिन हो गया है। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब, ये सब इनलाइटनमेंट और रेनेसे के आइडियाज के कारण हो रहा है। सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो कोर है वो चेंज हो गया है, वो भी इवॉल्व हो गया है। वो कैसे हो गया है, अब जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बिकम ऑटोनमस, रैशनल, सेक्युलर, इंस्टीट्यूशनल। अभी ये जो वर्ड है, ऑटोनमस, रैशनल, सेक्युलर, इंस्टीट्यूशनल, ये सारी वर्ड्स को हम लोगों ने देखा है, ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने पढ़ा है, और उसी के बेसिस पर हम लोग अब मॉडर्न पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, चेंज, वर्ल्ड चेंज क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जैसे हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा, हमने इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट पढ़ा, मिडेवल पढ़ा, मॉडर्न पढ़ा, हम लोग बहुत बिफोर क्रिश्चियन इरा भी पढ़ रहे थे। बट वर्ल्ड के लिए हमें उतना नहीं पढ़ रहा है, यूपीएससी का सिलेबस सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे है। यहाँ से चीजें कैसे चेंज होती है, वर्ल्ड वॉर क्या है, कैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। और यूपीएससी के लिए भी यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनलाइटेनमेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी। देखो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट का ओरिजिन यही है। ये जो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, ये जो पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है, यही है। यहीं से ये सारे वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं, यहीं से ये सारा आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मिडेवल पॉलिटिकल ऑर्डर को समझेंगे। ऑलरेडी हमने किया है, हमने देखा है। बट क्या है ना कि अब मेरे अंदर ना वो और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा पाऊं कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम और थोड़ा डीप जाएंगे, हम इस चीज को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मिडेवल पॉलिटिकल ऑर्डर को ब्रेक डाउन करते हैं। मिडेवल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये जो मिडाइवल पॉलिटिकल ऑर्डर है, ये क्या है, हम बेसिकली मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम से पहले के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर मिडाइवल पॉलिटिक्स का नेचर क्या था, नेचर ऑफ नेचर ऑफ मिडाइवल पॉलिटिक्स। अभी देखो यूरोप में क्या था, जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड। यहाँ पर कोई भी सोवरेन रूलर नहीं था, सब कुछ चर्च की अथॉरिटी पे था, चर्च सबसे ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ पे रूल कैसे किया जा रहा था, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स के थ्रू रूल किया जा रहा था। यहाँ पे जो फ्यूडल लॉयल्टीज है, पहला फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स, दूसरा फ्यूडल लॉयल्टी,
लोग अपने फ्यूडल लॉर्ड के लिए लॉयल थे। और सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी वो होती थी चर्च। चर्च क्या थी? सुप्रीम मोरल अथॉरिटी थी। ठीक है। अभी देखो जो पावर का बेस था, अगर ऐसी बेसिकली जो मिडाइवल पॉलिटिक्स है वो अगर ऐसी थी, तो यहाँ पे पावर का बेस क्या होता होगा? बड़ी बात, ये बात समझने वाली होती है ना कि आखिर अगर इस तरह से डिवीजन था, तो हर एक डिवीजन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो यहाँ पे भी क्या रीजन थे जो पावर का बेस था? वो क्या था? इस टाइम पे सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। यहाँ पर इंडस्ट्री नाम की कुछ भी नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इकोनॉमी में क्या होगा? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कैसे होता है? लैंड से। तो लैंड बेसिकली क्या है? एक पावर सोर्स थी, एक पावर बेस था। यहाँ पे जो कस्टम है, जो पहले से चले आ रही है, ट्रेडिशनल कस्टम, ये सारे कस्टम थे पावर के बेस। पावर का बेस था रिलीजन। अब क्या है? ये सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट होगी। आपने क्या देखा कि पॉलिटिक्स यहाँ पे अभी तक इंडिपेंडेंट स्फेयर में नहीं थी। वो क्या थी? वो रिलीजन, मोरालिटी, इन सबके अंडर थी। पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंट डायमेंशन के नजरिए से नहीं देखा जाता था। अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो ओरिजिन है वो तब शुरू होता है जब पॉलिटिक्स खुद एक ऑटोनोमस डोमेन बन जाती है, खुद एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है। तो यहां से होता है मॉडर्न पॉलिटिक्स का ओरिजिन। अभी तक जो हम देख रहे थे ये वो सारी चीजें थी कि मिडाइवल पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है। और हम क्या देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि 16 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में रिनेसे नाम का एक टाइम पीरियड आता है। रिनेसे क्या होता है? बेसिकली मिडाइवल यूरोप एक डार्क एज में थी, जहां पर डेवलपमेंट नहीं था, जहां पर सोसाइटी स्टैग्नेंट थी। अब क्या होता है? यहाँ पे रिनेसे नाम का एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर नए नए आइडियाज आने स्टार्ट होते हैं। लोग ऑथोरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है। लोग ऑथोरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। रिनेसे क्या करता है? रोल ऑफ रिनेसे। रिनेसे क्या करता है यहाँ पे? रिनेसे पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर देता है। जी, ये जो पावर स्ट्रगल होता है ये इंटेंस था पहले के टाइम पे। अब ये इसका जो इंटेंस होता है वो खत्म हो जाता है। जो इटालियन सिटीज थी, जो इटालियन स्टेट्स थे, वहां पे क्या था? वहां पे पावर स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंटेंस था। चर्च की अथॉरिटी क्या हुई थी? वीक होने लगी थी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिनेसेंस। अब ना गवर्नेंस सिस्टम जो है वो अब चेंज हो रहा था। अब प्रैक्टिकल गवर्नेंस सिस्टम की नीड बनती जा रही थी। और इसी नीड से इमर्ज होते हैं बहुत सारे थिंकर्स। और ये सारे थिंकर्स क्या करते हैं? अलग अलग आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, अलग अलग आइडियाज स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने निकोलो के बारे में सुना होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पॉलिटिक्स को मोरालिटी से बाहर निकालने के बारे में बताया। निकोलो ने क्या किया कि पॉलिटिक्स, जिसको पहले के टाइम पे मोरालिटी का हिस्सा माना जाता था, उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी इक्वल नहीं है, दे आर अनइक्वल। अब जो स्टेट का पावर है वो रिलीजन डिसाइड नहीं कर रहा है। अब स्टेट का पावर लॉजिकल वे में डिसाइड किया जा रहा है। अब लॉजिकल रियलिटी चेक की जा रही है। अब स्टेट का पावर उस बेसिस पर जज किया जा रहा है। अब एथिकल बेसिस नहीं है, अब मोरल बेसिस नहीं है, अब लॉजिकल बेसिस के थ्रू स्टेट के पावर को जज किया जा रहा है। और यही मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स बिकम साइंस ऑफ पावर। अब बेसिकली पॉलिटिक्स देखो तो एक साइंस बन चुका है। अब ये
पहले के टाइम पे जो मोरालिटी और एथिक्स के बारे में बात की जाती थी, पॉलिटिक्स को इन सब के सबॉर्डिनेट समझा जाता था। अब वैसा नहीं है। अब ये नॉट अ ब्रांच ऑफ थियोलॉजी। अब थियोलॉजी का ब्रांच नहीं रहा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इससे भी ज्यादा बढ़कर आ गया है। निकोलो ने क्या किया कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का फाउंडेशन ही चेंज कर दिया, एक नया फाउंडेशन रख दिया। और यहां से स्टार्ट होता है राइज ऑफ सोवरेन स्टेट। कैसे? राइज ऑफ राइज ऑफ सोवरेन स्टेट। अब क्या है, अब यहां पर सोवरेन स्टेट क्यों मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक कोर बन जाता है, एक सेंट्रल आइडिया बन जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मॉडर्न पॉलिटिक्स का सिंगल इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन क्या है, तो उसका जवाब क्या दोगे आप? उसका जवाब दोगे सोवरेन स्टेट। अब जो मॉडर्न पॉलिटिक्स का मतलब है वो चेंज हो रहा है। मॉडर्न पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया है अब? क्लियर टेरिटोरियल बाउंड्रीज। अब यहां पर जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज हो चुकी है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अब यहां पे क्या हो गया है, लॉ कैसे एक सुप्रीम पावर बन जा रहा है। अब जो सोवरेन स्टेट का मतलब है, उसको एक और पावर होती है। कौन सी पावर होती है उसको? सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर। अब वो लॉ बना रहा है। अब जो चर्च एक ऑर्डिनेंस इशू करता था, चर्च एक लॉ इशू करता था जिसके बेसिस पे पूरी सोसाइटी को चलना होता था, जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा अथॉरिटी चलता था, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा मोनार्कियल सिस्टम चलता था, वो खत्म हो गया है। अब यहां पर एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। अभी देखो ये सारी जो चीजें हैं ये कहां से आती है? ये आती है सोवरेन स्टेट से। अभी देखो ये जो हम बात कर रहे हैं क्लियर टेरिटोरियल बाउंड्री की, सेंट्रलाइज अथॉरिटी की, सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर की, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस की, ये कैसे आएगी? क्या ये सोवरेनिटी के बिना पॉसिबल है? क्या हम सोच सकते हैं? अगर इंडिया आज भी कॉलोनियल रूल के अंडर होता तो क्या हम सोवरेन होते? क्या हमारी कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज हो पाती? क्या हमारे पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती? हमारे पास सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर होता? हमारे पास कोई एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस होता? नहीं होता। मॉडर्न पॉलिटिक्स का ओरिजिन तब होता है जब पॉलिटिकल पावर फ्यूडल, रिलीजियस और पर्सनल लॉयल्टी से बाहर निकल जाए और ये सारे पावर्स कहां शिफ्ट हो जाए, ये सारे पावर सोवरेन स्टेट के पास कंसंट्रेट हो जाए। ये होता है मॉडर्न पॉलिटिक्स का ओरिजिन और यही हो रहा है यहां पे। ऐसा क्या होता है कि मिडिवल पॉलिटिकल ऑर्डर में सोवर्निटी मिसिंग होता है, सोवर्निटी एब्सेंट होता है? चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। वाई वाई सोवर्निटी वाज एब्सेंट इन मिडिवल पॉलिटिक्स। देखो मिडिवल यूरोप की जो रियलिटी होती है, हमें पता है क्या रियलिटी होती है। हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स। हम यहाँ पर देखते हैं किंग, फ्यूडल लॉर्ड, चर्च, ये सब आपस में पावर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बॉर्डर क्लियर नहीं है। लॉयल्टी जो थी वो पर्सनल थी, वो टेरिटोरियल नहीं थी। हम अपने आप को गॉड के लॉयल मानते थे, हम अपने आप को किसी एक जगह के लॉयल नहीं मानते थे, किसी एक कंट्री के लॉयल नहीं मानते थे। ऐसा इंडिया में भी था नेशनलिज्म के आने के पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां से आ रही है। अब हमें यही समझना है और क्या होता है, और ये सब चीजें जब खत्म होती है, ये मिडिवल पॉलिटिक्स चेंज होता है,
हम बात कर रहे थे सोवर्निटी क्यों एब्सेंट थी। हमें पता चला अथॉरिटी फ्रेगमेंटेड थी, किंग, फ्यूडल लॉर्ड, चर्च ये सब आपस में पावर शेयर कर रहे थे, बॉर्डर्स अनक्लियर थे, लॉयल्टी पर्सनल थी, टेरिटोरियल नहीं थी। मिडेवल पॉलिटी में बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मॉडर्न पॉलिटिक्स का ओरिजिन तब होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि हु इज सुप्रीम। जब इस चीज का आंसर मिल जाता है हमें कि सुप्रीम अथॉरिटी एक सोवरेन स्टेट है, तो वहां से स्टार्ट होती है मॉडर्न पॉलिटिक्स। आई थिंक इसका आंसर तो आप लोगों को हो गया होगा। क्या आंसर करना है? ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि आखिर ऐसी क्या चीजें होती है जिसके कारण मिडेवल जो ऑर्डर होता है वो कोलैप्स कर जाता है। एक और क्वेश्चन, व्हाई मिडाइवल ऑर्डर कोलैप्स्ड। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। क्या होता है कि हम देखते हैं रिनेसे के बाद जब आइडियाज स्प्रेड होने स्टार्ट होते हैं, लिबर्टी के आइडियाज, राइट का आइडियाज, रीजन के बारे में बात होना स्टार्ट होता है, रिफॉर्मेशन के बारे में बात होना स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में जब बात होना स्टार्ट होता है उसके कारण क्या होता है, जो उस टाइम का कोर कॉन्सेप्ट था फ्यूडलिज्म का, ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। और ये डिक्लाइन क्यों हो रही है? क्योंकि मनी इकोनॉमी, इकोनॉमी अब बार्टर सिस्टम से आगे बढ़ चुकी है। इकोनॉमी अब मनी इकोनॉमी बन चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत मैसिव हो रहा है, वेल्थ जनरेट हो रहे हैं। इन सब चीजों के कारण क्या होता है, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। मनी इकोनॉमी के साथ साथ स्टैंडिंग आर्मी। अब आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, स्टैंडिंग आर्मी लेकर आते हो, अपने पास एक स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करते हो। जिससे क्या होता है कि हर एक किंग जब खुद के पास एक स्टैंडिंग आर्मी रखने लगेगा, तो क्या आपको लगता है कि लॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी? लॉर्ड का मिलिट्री जो इंपॉर्टेंस होता है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। अभी और देखेंगे इस टाइम पीरियड में और क्या था, चर्च। चर्च के बारे में देखते हैं। चर्च की जो अथॉरिटी होती है, जिसको सुप्रीम अथॉरिटी बोल रहे होते हैं हम लोग मिडेवल टाइम पे, ये सुप्रीम अथॉरिटी क्या होती है, इरोड होने स्टार्ट हो जाती है। यहां पर इरोजन दिखता है। क्यों इरोजन दिखता है? क्योंकि हम लोगों ने एनलाइटनमेंट के टाइम में रिफॉर्मेशन जैसी कॉन्सेप्ट को देखा, हमने रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन को देखा। ये जो बात है, इरोजन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? रिफॉर्मेशन के कारण। ये क्यों हो रहा है? रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन के कारण। अब क्या है ना कि यहाँ पे कंटिन्यूस वॉर चल रहे हैं। अब ये कैसे वॉर है? आप देखोगे एक साइड 100 ईयर वॉर चल रहा है, एक साइड इटालियन वॉर चल रहा है, एक साइड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ये जो कंटिन्यूस वॉर है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी देखो इसमें एग्जांपल है 100 ईयर वॉर। अभी देखो इसमें बहुत डीप नहीं जाना है, इसके बारे में बेसिक ही अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम वो डिस्कस करते हैं तो ये लेक्चर लंबा होता जाएगा, तो हम इस जो बहुत कम इंपॉर्टेंस, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। इटालियन वॉर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजों के कारण क्या होता है, हम धीरे धीरे देखते हैं कि मिडेवल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। अब यूरोप क्या है? यूरोप एक स्ट्रांग, सेंट्रल और डिसिसिव अथॉरिटी की डिमांड करना स्टार्ट करता है। और ये डिमांड अब एक जरूरत बन जाती है, और यही जरूरत जन्म देती है आइडिया ऑफ सोवेनिटी को। यहीं से स्टार्ट बर्थ होता है आइडिया ऑफ सोवेनिटी।
अब हम लोग समझेंगे सोवर्निटी का मतलब क्या होता है। अब बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री को इजी वे में समझोगे, जिसको आज के टाइम पे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल की एक बहुत बड़ी दीवार समझते हैं, जिसको तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि हर कोई इस दीवार को तोड़ सकता है, हर कोई 300 प्लस स्कोर कर सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ाई करता है, अगर वो अच्छे से आंसर राइटिंग करता है, अगर वो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझता है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं आइडिया ऑफ सोवर्निटी है क्या, सोवर्निटी का मतलब क्या है। और ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्निटी, बस वही यहाँ पे लगा दो। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। देखो, हम लोगों ने एनलाइटनमेंट में ये भी देखा, एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट जब देख रहे थे कि कैसे उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, बट चीजें जब डेवलप होती है ना, तो वो धीरे धीरे करके होती है। अब ये सारी चीजें कहां पे होगी? विद इन अ टेरिटरी, विद इन अ टेरिटरी। और यहीं से स्टार्ट होता है आइडिया ऑफ सोवर्निटी। लॉ बनाने का जो फाइनल पावर है वो किसी एक के पास होना चाहिए, किसी एक बॉडी के पास होना चाहिए, किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि किंग के पास होना चाहिए, किसी के पास, हम बस बता रहे हैं कि किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी और हायर अथॉरिटी को आंसरेबल हो, वो ही सुप्रीम अथॉरिटी हो। और यही मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट होता है। पावर क्या हो रहा है अब? पावर अब शेयर नहीं किया जा रहा है। जैसे मिडेवल पॉलिटिक्स में क्या देखा, पावर शेयर्ड थी किसके किसके बीच में? चर्च, किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। अब ये जो शेयर वाली बात है ये खत्म हो गई। अब कोई यहां पे शेयर करना ही नहीं चाहता। अब पावर क्या हो गया? पावर कंसंट्रेट हो गई है। और यही होता है मॉडर्न पॉलिटिक्स का आइडिया। इस अभी देखो क्या है ना कि हम लोग एक आध थिंकर्स को भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक थिंकर था जिनका नाम था जीन बॉडी। ये जो थे जीन बॉडी जो थे, ये बेसिकली कौन थे? ये थे थ्योरिस्ट ऑफ सोवर्निटी। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है ना कि फ्रांस में रिलीजियस वॉर चल रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो जाता है। और जो अथॉरिटीज है वो आपस में ही compete कर रही होती है। कौन होती है होती है उस टाइम पे अथॉरिटी? अथॉरिटी होती है चर्च, किंग और फ्यूडल लॉर्ड। ये सब आपस में ही compete करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉर्डन यहाँ पे आते हैं। बॉर्डन क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसके कारण हमें बॉर्डन को पढ़ना पड़ रहा है? बॉर्डन ने क्या बोला, इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग। इनका कंट्रीब्यूशन होता है, ये बताते हैं कि स्टेट, ये बताते हैं कि स्टेट तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक सोवर्निटी एब्सोल्यूट और इंडिविजुअल ना हो। ये बता रहे हैं कि सोवर्निटी एब्सोल्यूट एंड इंडिविजिबल नाउ। ये सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सॉवरेन लॉ, ये जो सॉवरेन लॉ है, ये लॉ सबसे ऊपर होगा, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन होगा। क्या? इसका लिमिटेशन होगा कि ये डिवाइन एंड नेचुरल लॉ, इन दोनों से ऊपर नहीं होगा। बॉर्डन बेसिकली क्या करते हैं, वो यहां पर आके फर्स्ट टाइम एक सिस्टमेटिक थ्योरी देते हैं सोवर्निटी का, और वो मॉडर्न स्टेट को कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल बनाते हैं। वो इस थ्योरी के थ्रू बताते हैं कि सोवर्निटी कैसे
इंडिविजुअल हो सकती है। कैसे? एब्सोल्यूट हो सकती है। पहली बार ऐसा होता है कि कोई सोवर्निटी को क्लियरली डिफाइन कर रहा है, सोवर्निटी को पॉलिटिकल प्रिंसिपल बना रहा है। ये चीज फर्स्ट टाइम होता है, इसीलिए हम लोग क्या होता है कि जीन बॉडिन का नाम को याद रखते हैं, हम इनके कंट्रीब्यूशन को याद रखते हैं। अभी आप लोगों को भी इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग इसके कंट्रीब्यूशन को भूल गए हो। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये थ्योरी देते हैं जिसमें ये बताते हैं सोवरेनिटी एब्सोल्यूट एंड इंडिविजुअल होना चाहिए। ये बताते हैं कि सॉवरेन लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम होगा, बट इसके लिमिटेशन क्या है? इसके लिमिटेशन है कि ये कभी डिवाइन एंड नेचुरल लॉ से ऊपर नहीं होगा। और इसी के कारण क्या होता है? इसके कारण राइज होता है। किसका राइज होता है? राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज। ये हमें जब ये राइज दिखता है, ये राइज बेसिकली क्या दिखाता है? ये राइज हमें दिखाता है प्रैक्टिकल सोवरेनिटी। ये हमें प्रैक्टिकल सोवरेनिटी के बारे में बताता है। अभी देखो, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है? क्या हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं या हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं? हम इस चीज को समझेंगे। यहां पे एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है? यहां पे एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है किंग, एक सुप्रीम अथॉरिटी। यहां पे किंग के साथ और कोई भी नहीं होगा, ना कोई फ्यूडल लॉर्ड ना भी चर्च। यहां पे कोई भी नो राइवल इंस्टीट्यूशन। और क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे बात की जाएगी स्टैंडिंग आर्मी की। यहां पे बात की जाएगी यूनिफॉर्म टैक्सेशन का। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अकबर इतना महान क्यों बना? अलाउद्दीन खिलजी इतना पावरफुल क्यों बना? शेरशाह सूरी इतना पावरफुल क्यों बना? बलबन इतना पावरफुल क्यों बना? हम लोग पढ़े हैं ना इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री को समझते हैं। ये है लिंक। जब आप इस लिंक को बिठा पा रहे हो ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म। बेसिकली हिस्ट्री ही खत्म, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। आप जब इस तरह के लिंकेजेस को आंसर में यूज कर देते हो ना, हो गया। इतना ही चाहिए, इतना ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। अब एब्सोल्यूटिज्म का जो मतलब है वो है किंग एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी, उनका कोई राइवल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज हो जाएगा, किंग के पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी होगी जिससे उन्हें किसी भी लॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, और यूनिफॉर्म टैक्सेशन होगा। यहां पर लैंड को डिवाइड नहीं किया जाएगा फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में कि वो वहां से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब ऑफिशियल अपॉइंट किए जाएंगे किंग की तरफ से फॉर टैक्स कलेक्शन। और ये सब कब कहां पे लागू होता है? ये आप देखोगे फ्रांस में। ये सारी चीजें फ्रांस में स्टार्ट होती है, ये सारी चीजें स्पेन में स्टार्ट होती है, क्योंकि फ्रांस स्पेन ये सब उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी। कंट्रीज अभी के टाइम पे नहीं कह सकते, बट हाँ। और प्रूशिया। अभी फ्रांस में भी कौन थे? जो लुई 14 थे, ये उनके टाइम पे स्टार्ट होता है। और ये चीज भी किस तरह से बहुत सही नहीं होता है, जिसके कारण जब लुई 16 का टाइम आता है, उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने लगता है। एब्सोल्यूटिज्म आपको इस अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको एब्सोल्यूटिज्म बहुत बार ऑपरेसिव भी लग सकता है। ठीक है, जब हम एक्सट्रीम में जाते हैं तो। लेकिन बेसिकली इसने क्या किया, इस एब्सोल्यूटिज्म ने क्या किया कि एक मॉडर्न स्टेट मशीनरी क्रिएट की।
एब्सोल्यूटिज्म एक तरह से मिडवाइफ बन गया मॉडर्न स्टेट का। जब हम मॉडर्न स्टेट की कल्पना करते हैं तो उससे पहले हमें एब्सोल्यूटिज्म देखना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे ना चीजें और आगे आनी स्टार्ट होगी। जब इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, इसके कारण क्या होगा? वॉर होगा। इसके कारण वॉर होंगे। अब वॉर क्यों होंगे? टैक्सेशन के कारण। हर किसी को टैक्स कलेक्ट करना है, हर किसी को अपनी अंपायर को और ज्यादा बड़ा बनाना है। और टैक्सेशन क्यों हो रहा होगा? क्योंकि स्टेट बिल्डिंग का काम करना है। सॉरी। अब ये सारी चीजें क्या होता है ना कि आगे चलकर अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अब वॉर क्या है? वॉर को एक तरह से स्टेट मेकर की तरह देखा जाने लगा। इसके कारण क्या हो गया? कांस्टेंट वॉर होने स्टार्ट हो गए। और ये जो कांस्टेंट वॉर है, ये कांस्टेंट वॉर क्या क्रिएट करता है? स्टैंडिंग आर्मी। अब लगातार अगर वॉर होगा तो खुद को बचाने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी भी तो रखनी पड़ेगी ना। तो ये स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता है। अब ये जो रेगुलर टैक्सेशन था, ये अनअवॉइडेबल हो गया। क्यों? आप स्टैंडिंग आर्मी रख रहे हो, आप अपना अंपायर बना रहे हो, इसमें खर्चा होता है, इसमें पैसे लगते हैं। ये पैसे कहां से आएंगे? पेड़ पे तो नहीं आते ना। इसके कारण क्या होगा? रेगुलर टैक्सेशन। और इसी के कारण क्या होता है कि अब इतना अगर कोई स्टेट चल रहा है, वहां पे एक ही सुप्रीम अथॉरिटी है और लगातार वॉर चल रहा है, स्टैंडिंग आर्मी है, कोई भी एनिमी कभी भी अटैक कर सकता है, तो कंट्री को अंदर से गवर्नेंस करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी को एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये साथ ही साथ परमानेंट भी हो जाती है। ठीक है, यहां तक अगर हम समझ चुके हैं, हमें यह पता आ गया कि वॉर के कारण क्या हुआ, कि वॉर के कारण स्टेट बनता है और स्टेट के कारण वॉर फिर से होना स्टार्ट हो गया। मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो मटेरियल बेस है वो यहीं से बनना स्टार्ट होता है। अभी देखो इसमें और हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ना कि फिर वॉर में ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वॉर को देखते हैं। इन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था 30 ईयर वॉर। ठीक है, 30 ईयर्स वॉर ये 1618 से लेके 1648 तक के टाइम पीरियड होता है। और इसी के कारण क्या होता है? राइज ऑफ सोवरेन स्टेट। चलो उसको भी देखेंगे। ये 30 ईयर वॉर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बहुत लोग क्या करेंगे, आपको सीधा ही बोल देंगे कि आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया समझ जाओ और आगे बढ़ जाओ। बट ऐसा नहीं है, हम लोग 30 ईयर वॉर को भी समझते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे, अगर आप देखो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको 30 ईयर वॉर भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तरह से मैंडेटरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा इसके कारण जो ट्रीटी हो रही है उस ट्रीटी में क्या क्या चीजें हो रही है, वॉर का कॉज क्या था, और वॉर जब खत्म होता है उसके बाद जो ट्रीटी होती है उस ट्रीटी में क्या क्या चीजें आती है। तो जो कॉज होगा उसी का सॉल्यूशन निकाला जाएगा ना। तो हमें यही समझना है। ये जो 30 ईयर वॉर होता है, ये 30 ईयर वॉर क्या करता है? उस टाइम पे जो मिडाइवल ऑर्डर था, ये जो रिलीजियस इंपेरियल ऑर्डर है, इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय किया जाता है तब ऑप्शन एक ही बचता है, डिस्ट्रॉय, बेसिकली डिस्ट्रॉयड मिडाइवल ऑर्डर। और मिडाइवल ऑर्डर किस चीज पर बेस्ड था? इंपेरियल ऑर्डर पर। और ये इंपेरियल ऑर्डर किस पे बेस्ड था? रिलीजन पर, चर्च पर। और जब ये ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या बच जाता है? हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता क्या है? सोवरेन टेरिटोरियल स्टेट। हमारे पास बस यही सॉल्यूशन बच जाता है। ये वॉर जो होता है ना, ये वॉर सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है। और ये वॉर आप देखो, ये वॉर बेसिकली जर्मनी से स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे ये वॉर जर्मनी से स्टार्ट होता है, लेकिन जर्मनी तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसने पूरे के पूरे यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस दिखाया। पूरा का पूरा यूरोप अब मॉडर्न स्टेट सिस्टम की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। अभी चलो ये समझते हैं, 30 ईयर वॉर को भी समझते हैं
ये आखिर क्या था, बैकग्राउंड क्या था इसका? बैकग्राउंड देखो, हम समझ रहे हैं उस टाइम पे होली रोमन एम्पायर जो थी उसका स्ट्रक्चर। बैकग्राउंड समझने के लिए पहले हम वो समझते हैं। होली रोमन एम्पायर जो था वो बेसिकली जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता गया, और डिक्लाइन होने के बाद तो क्या हुआ कि रोमन एम्पायर इस तरह से फ्रेगमेंट हो गया कि वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब आप कह लो हंड्रेड्स में लगभग लगभग सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स डेवलप हो गए। और जब इतने सारे फ्रेगमेंटेड स्टेट होंगे तो उसका जो रूलर होगा, उसका जो एम्पायर होगा, वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। क्यों वीक होगा? वीक होगा तभी तो इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। अगर कोई भी उन सब में पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, सबको कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा। और इन सब के ऊपर क्या था कि चर्च का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। ठीक है, बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं होली रोमन अंपायर। और ये जो होली रोमन अंपायर था ये कैसा हो गया था? फ्रेगमेंटेड। कैसे फ्रेगमेंट थे? हंड्रेड्स ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। ये जो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट है इसके एम्पायर वीक थे। और इन सब के ऊपर चर्च का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत स्ट्रांग था। स्ट्रांग इन्फ्लुएंस। अब इसके कारण क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम आ रही थी। जब चर्च का इतना ज्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी। अथॉरिटी इतनी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, सोवेनिटी किसी के पास क्लियर नहीं है, किसी को पता नहीं है सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। सबको पता है कि चर्च के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो ये सारी चीजें क्या करती है ना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी, प्रॉब्लम ऑफ सोवेनिटी। और यही जो रिलीजियस डिवीजन है, यहां पे क्या होता है कि 16 सेंचुरी के बाद, आफ्टर 16 सेंचुरी, 16 सेंचुरी के बाद क्या होता है कि चीजें बदलनी स्टार्ट होती है। जो कैथोलिक चर्च था उस टाइम पे, इसकी जो यूनिटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब यूनिटी ब्रेक क्यों होती है? हमने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में देखा था। उस टाइम पे जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट थे वो सब क्या कर रहे थे, रिफॉर्मेशन का काम कर रहे थे। और इसी रिफॉर्मेशन का इम्पैक्ट होता है कि जो कैथोलिक चर्च होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी ब्रेक के कारण क्या होता है कि अब एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, अब प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्या होता है? पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 में। ये जो पीस ऑफ ऑक्सबर्ग है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि उसी का राज होगा जिसका धर्म होगा, जिसका रिलीजन होगा। अब ये जो पीस ऑफ ऑक्सबर्ग है ये क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आती है? यहां पे क्या होता है कि इंपेरर कैथोलिक होते हैं, रिलीजन एक पॉलिटिकल लॉयल्टी का सिंबल होता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्या है कि रूल रिलीजन के बेसिस पर ही है। इसका जो बेसिकली मेन मोटिव होता है, आइडिया जो होता है वो क्या होता है कि ये होता है उसका मेन आइडिया, स्विस रिजियो इविस रिलीजियो, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि उसी का राज होगा जिसका धर्म होगा। और इसमें प्रॉब्लम होता है रिलीजन। रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों बहुत ही ज्यादा डेंजरस तरीके से मिक्स हो चुके थे। और यही जो मिक्सचर है ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, रिलीजियस डिवीजन। और जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा होता है उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो कैथोलिक चर्च होती है इन लोगों की यूनिटी ब्रेक हो जाती है। और क्यों ब्रेक होती है? क्योंकि रिफॉर्मेशन चल रहा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं लोग।
उनकी ऑथोरिटी पर सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो अब वो पूछते हैं कि ये क्यों बोला गया है, इसका रीजन क्या है। और आप देखोगे 1618 में, 1618 में जो इमीडिएट कॉज है इस 30 ईयर वॉर का, इमीडिएट कॉज वो क्या होता है? ये इमीडिएट कॉज होता है डिफेंस्ट्रेशन ऑफ पराग। मॉडर्न कैजेक रिपब्लिक में देखोगे एक जगह होता है बोमिया, ठीक है, बोहेमिया। आज के टाइम पे एक रैपर भी है, इंडियन रैपर है बोहेमिया शायद, उनके बारे में उनका भी नाम है बोहेमिया। अभी क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये सारे प्रोटेस्टेंट नोबल्स होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, ये कैथोलिक एम्पायर की पॉलिसीज को इंपोज करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। और इसी का रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि जो इंपेरियल ऑफिशियल्स हैं इन लोगों को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। और ये फेंक कर वो एक सिंबॉलिक रिजेक्शन बता रहे हैं, कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग इंपेरियल ऑथोरिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं। और यही इंसिडेंट क्या करता है, इग्नाइट कर देता है 30 ईयर वॉर को। और ये वॉर क्या होता है, रिलीजन और पॉलिटिक्स, इन दोनों के कारण। जब पॉलिटिक्स और रिलीजन इंटरमिक्स हो चुका होता है, इसी के कारण 30 ईयर वॉर होते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि इस वॉर में बहुत सारे फेजेस हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इतना देख रहे हैं तो वॉर के फेजेस को भी देखते हैं। ये इमीडिएट कॉज होता है क्या, डिफेंस्ट्रेशन ऑफ पराग, जिसके कारण 30 ईयर वॉर इग्नाइट हो जाता है। अभी क्या है, इसमें फेज होते हैं, इसमें फेज क्या होते हैं, जैसे कि फेज वन, फेज वन में क्या देखेंगे हम लोग, फेज वन में हम देखेंगे बोहेमियन फेज। ये चलता है 1618 से लेकर 1625 तक। इस फेज में क्या होता है, ये फेज चल रहा होता है प्रोटेस्टेंट वर्सेस एम्पायर। और इसमें क्या होता है, प्रोटेस्टेंट हार जाते हैं, इनकी डिफीट हो जाती है, और एम्पायर अपनी ऑथोरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर लेता है। अभी देखो क्या है ना कि बोहेमियन फेज में हमें क्या दिखता है कि प्रोटेस्टेंट डिफीट हो जाते हैं और एम्पायर जीत जाता है। और इससे क्या होता है, एम्पायर की जो अथॉरिटी है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर आता है फेज टू। और फेज टू में क्या होता है, ये बेसिकली डेनिस फेज होता है। ये अलग अलग जगह के बारे में बता रहा है कि ये लड़ाई कैसी चल रही है। और ये होता है 1625 से लेके 1629, ये 4 सालों तक चलता है। यहाँ पे डेनमार्क इंटर कर जाता है। और डेनमार्क किस तरह से इंटर करता है, डेनमार्क इंटर करता है प्रोटेस्टेंट के डिफेंडर की तरह। यही जो प्रोटेस्टेंट अभी हार चुके थे, इनको डिफेंड करने के लिए डेनमार्क यहाँ पे इंटर कर जाता है। लेकिन डेनमार्क के एंट्री के बाद भी क्या होता है कि यहाँ पर जब डेनमार्क में ये लड़ाई चल रही होती है प्रोटेस्टेंट वर्सेस एम्पायर, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्पायर फिर से जीत जाता है, विक्टोरियस। और यहाँ पे फिर से हमें क्या दिखता है कि एम्पायर क्या ट्राई करना स्टार्ट कर देता है। अभी जो कैथोलिक डोमिनेंस धीरे धीरे कर कर इरोड हो रहा था, धीरे धीरे कर कर कम हो रहा था आइडियाज के कारण, अब क्या हो रहा है कि जब 30 ईयर वॉर में फेज वन में जब बोहेमियन फेज में भी एम्पायर जीत जाता है, जब फेज टू टेनिस फेज में भी एम्पायर जीत जाता है, वो क्या करता है, एम्पायर ट्राइज टू रीस्टोर कैथोलिक डोमिनेंस। ये वापस से कैथोलिक चर्च का जो डोमिनेंस होता है उसको रिस्टोर करना चाहता है। और फिर इसी के कारण क्या होता है, फेज थ्री स्टार्ट होता है। और ये फेज थ्री होता है स्वीडिश फेज। और ये चलता है 1630 से लेके 1635 तक। इस फेज में बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहां पे भी वही लड़ाई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान है
गुस्टावस एडल्फस, ये एंटर करते हैं वॉर में। और इनका भी सेम कॉज होता है, प्रोटेस्टेंट कॉज। लेकिन वो यहाँ पे क्या करते हैं, ये यूज करते हैं यूज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री टेक्टिक्स। ये यहाँ पर मॉडर्न मिलिट्री टेक्टिक्स को यूज करते हैं। अब जब मॉडर्न मिलिट्री टेक्टिक्स यूज होना स्टार्ट होता है इस 30 ईयर वॉर के फेज में, तो क्या होता है, इसके कारण ये वॉर बिकम इंटरनेशनल। जब वॉर इंटरनेशनल हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, फेज 4 स्टार्ट होता है। फेज 4 में क्या देखेंगे, फेज 4 में हम लोग देखेंगे अब यहां पर फ्रांस भी एंटर कर जाता है। अभी क्या देख रहे हैं हम कि ये स्टार्ट होता है कहां से, ये स्टार्ट होता है जर्मनी से। ठीक है, हमें यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट और एम्पायर के बीच में लड़ाई चल रही है। ये एम्पायर कौन है, ये एम्पायर वो है जो कि मिडेवल ऑर्डर को लेकर चल रहा है, मिडेवल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रोटेस्टेंट कौन है, जो कि उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, उस ऑर्डर को डोमिनेंस को खत्म करना चाह रहे हैं, वो चर्च की अथॉरिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, वो सोवरेन स्टेट बनाना चाह रहे हैं। इसके कारण क्या है, हम देखे पहले बोहेमियन फेज, हम देखे डेनिस फेज, अब फिर हम देखे थर्ड फेज में स्वीडिश फेज। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रांस भी एंटर कर जा रहा है, और इसीलिए फोर्थ फेज को हम बोलते हैं फ्रेंको स्वीडिश फेज। यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस जो कि ऑलरेडी कैथलिक है, वो वहां पर अभी भी जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो कैथलिक ऑर्डर है, वो यहां पर एंटर कर जाता है कैथलिक एम्पायर के अगेंस्ट। अब ये जो फाइट है, ये फाइट अलग हो जाती है। अब ये फाइट क्या है, क्या दिखाती है, ये दिखाती है बैलेंस ऑफ पावर। यहां पर आता है हैप्सबर्ग कंटेनमेंट। अभी हैप्सबर्ग के बारे में हम लोग कहां देखे, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हैप्सबर्ग के बारे में। ठीक है, ये जो हैप्सबर्ग कंटेनमेंट है, ये होता क्या है, बेसिकली ये बता रहा होता है कि रिलीजन अब सेकेंडरी हो चुका है और स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो प्राइमरी हो चुका है। ये होता है हैप्सबर्ग कंटेनमेंट। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये अब बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। देखो कैसे ये वॉर एक रिलीजियस वॉर की तरह स्टार्ट होता है, और ये अपना ये अपना जो शेप है वो चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और एक पॉलिटिकल वॉर बन जाता है। जब यहाँ पे फेज 4 में, जो कि लास्ट फेज होता है 1635 से लेके 1648 का फेज, इसमें जब फ्रांस एंटर कर जाता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब बात होने लगी कि रिलीजन अब सेकेंडरी चीज हो गई है। अब रिलीजन के बारे में बात नहीं हो रही है, अब स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। और ये स्टेट का जो इंटरेस्ट है, अब ये इंटरेस्ट प्राइमरी बन जाता है। हम लोगों ने अर्ली फॉर्म में देखा कि कैसे कैथलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट की लड़ाई चल रही है, और लेटर फेज में हम क्या देखते हैं, फेज 4 में ये स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाता है। ये अब पॉलिटिकल स्ट्रगल बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 30 ईयर वॉर है। अब स्टेट के पीछे का रीजन पूछा जाने लगता है। ये जो 30 ईयर वॉर है, ये बेसिकली क्या करता है, ये ट्रांजिशन लाता है। 30 ईयर वॉर के कारण क्या होता है, ट्रांजिशन आता है। और ये ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फेशनल पॉलिटिक्स टू पावर पॉलिटिक्स। कन्फेशनल पॉलिटिक्स मतलब होता है कैथलिक चर्च के पावर,
आप देखोगे चर्च के में लोग जाते हैं, जो भी पाप करते हैं वो जाकर वहां पर कन्फेस करते हैं, और उसके बाद ये माना जाता है कि उसका पाप धुल गया। तो इसी चीज के लिए ये इस चीज को कन्फेशनल पॉलिटिक्स बोला जा रहा है। ठीक है, चर्च के डोमिनेंस को दिखा रहा है। तो अब जो है ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो पॉलिटिक्स अभी तक चर्च डोमिनेटेड थी, अब वो पावर पॉलिटिक्स में चेंज हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है हमें यहाँ पे। और इसके कारण क्या होता है, ये जो यूनिवर्सल अथॉरिटी चली आ रही थी, इसका कोलैप्स हो जाता है। ये बेसिकली यही दिखाता है कि ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट क्यों बन जाता है, क्यों 30 ईयर वॉर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 ईयर वॉर के कारण क्या हो रहा है कि यहां पर हमें ये ट्रांजिशन दिख रहा है, कॉन्वेंशनल पॉलिटिक्स टू पावर पॉलिटिक्स। अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है कोलैप्स ऑफ यूनिवर्सल अथॉरिटी। 30 ईयर के बाद क्या देखने को मिलता है कि एम्पेरर वीक हो जाते हैं, चर्च की जो अथॉरिटी है, चर्च पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो जाते हैं। अब यहां पर अब यहां पर कोई भी यूनिवर्सल क्रिश्चियन एम्पायर पॉसिबल नहीं है। इस चीजों से, इन सब वॉर से, इस तरह के फेजेस से हमें यह पता चलता है कि अब यूरोप needed a new political प्रिंसिपल। अब यूरोप को एक नया पॉलिटिकल प्रिंसिपल चाहिए। यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वॉर है, ये वॉर और क्या क्या चीजें दिखाता है। ये वॉर दिखाता है डिस्ट्रक्शन। ये वॉर का रिजल्ट में हम क्या देखेंगे, इस वॉर के कारण बहुत ज्यादा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होता है। अब यहां पे क्या होता है, इस वॉर के कारण जर्मनी 30% पॉपुलेशन खत्म कर लेता है। अब यहां पे लिख दो, जर्मनी लॉस्ट 30% पॉपुलेशन। इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके कारण ये जब भी वॉर होता है और इतने लंबे टाइम तक वॉर होगा, इसके कारण एक चीज तो बहुत क्लियर है कि फेमाइन तो आएंगे, फेमाइन आएंगे, डिजीज भी होंगे। ठीक है, फेमाइन, डिजीज, इकोनॉमी, पॉपुलेशन सब बर्बाद हो रहा है, सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है, अब सस्टेन करने के लायक नहीं बचता है और इसको खत्म होना पड़ता है। अब लोगों को पता चल जाता है कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर अनसस्टेनेबल है, और इसी के कारण क्या होता है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648। ये जो कियोस पैदा हुआ है, ये कियोस का सॉल्यूशन होता है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। अभी देखो यहां पे क्या है, इस ट्रीटी में क्या रिजॉल्व किया जा रहा है। इस ट्रीटी में बात की जा रही है टेरिटोरियल सोवेरेनिटी की। अब हर रूलर यहां पे सुप्रीम अथॉरिटी रखेगा अपनी टेरिटरी के अंदर। रूलर से ऊपर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं रहेगी, कोई भी चर्च का पावर नहीं रहेगा। अब रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग हो जाएगा। और इसी चीज के लिए दूसरा जो आप यहां पे समझ सकते हो, ये आती है नॉन इंटरफेरेंस। बात होती है नॉन इंटरफेरेंस की। कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब यहां पे बात आती है लीगल इक्वालिटी की। आज इन्हीं सारे प्रिंसिपल पर तो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है।
लीगल इक्वलिटी ऑफ स्टेट, हर स्टेट के इक्वल है। अब कोई भी एक एम्पायर सुप्रीम रूलर नहीं बन सकता यूरोप का, जैसे उस टाइम पे कैथोलिक चर्च बन के बैठा था। रिलीजन को रिलीजन का डीपोलिटाइजेशन किया गया, ठीक है। रिलीजन डीपोलिटिसाइज्ड। अब रिलीजन हर किसी का पर्सनल मैटर बन के रह गया, अब ये पब्लिक मैटर नहीं रहा। अब स्टेट खुद से डिसाइड कर सकता है रिलीजन के बारे में, वो भी इंटरनली, कोई भी अदर स्टेट इस चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या करती है, ये सोवर्निटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देती है और ये इंटरनेशनल ऑर्डर का एक फाउंडेशन रखती है। इसीलिए आज के टाइम पे भी देखो, जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट नहीं भी हैं उन्हें भी ये चीज पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का क्या इंपैक्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो किस तरह के सॉल्यूशन को लेकर आता है। आज जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, आज जब हम सोवर्निटी के बारे में बात करते हैं, वो ये है, यहां से आता है वो आइडियाज का डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा है। अब हमें पता चला कि कैसे ये 30 ईयर वॉर मॉडर्न पॉलिटिक्स क्रिएट करता है। वॉर के पहले क्या देखते हैं, ऑथोरिटी शेयर की जाती थी चर्च के बीच में, किंग के बीच में और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में। रिलीजन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता था, लेकिन वॉर के बाद क्या हुआ, ऑथोरिटी सेंट्रलाइज्ड हो गई, स्टेट का इंटरेस्ट सुप्रीम हो गया, पॉलिटिक्स का सेक्युलराइजेशन हो गया। अब पॉलिटिक्स में रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब मॉडर्न पॉलिटिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। अब स्टेट एक प्राइमरी एक्टर बन जाता है, सोवर्निटी उसका कोर प्रिंसिपल बन जाता है और यहीं से क्रिएट होता है, यहीं से जन्म लेता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टेट। अभी देखो, हमने ये जो पढ़ा, हमने ये जो देखा, ये जो सॉल्यूशन निकल के बाहर आ रहा है, अब इसको लिंक करते हैं हम आज के टाइम के एब्सोल्यूटिज्म से एंड मॉडर्न स्टेट से। देखो, वॉर के बाद रूलर्स ने ये रियलाइज किया कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक स्टैंडिंग आर्मी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी, एक रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा एसेंशियल। ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों का जब रियलाइजेशन होता है, क्या रियलाइज हुआ, रियलाइजेशन ऑफ strong central authority after this war, standing army, इसके बाद रेगुलर टैक्सेशन। ये जो तीन चीज है आज के टाइम पे भी देखो, ये तीनों चीजें हर एक सोवरेन स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब इन तीन फीचर्स की डिमांड की जाती है, इन तीन फीचर्स की नीड समझ में आती है, तो इसके कारण क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्कीज का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज। ब्यूरोक्रेटिक स्टेट्स, इन सारी चीजों के बारे में हम यहां पे देखते हैं। अभी देखो क्या है ना, कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टैंडिंग आर्मी है, रेगुलर टैक्सेशन है, ये क्रिएट कर देता है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। 30 ईयर वॉर क्या करता है कि मिडिवल टाइम्स में जो यूनिवर्सलिज्म था, रिलीजन का यूनिवर्सलिज्म, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बेसिकली एक सोवरेन टेरिटोरियल स्टेट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं।
और यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल स्टेट, सोवरेन टेरिटोरियल स्टेट का। 30 ईयर वॉर सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये बेसिकली मिडिवल ऑर्डर का क्राइसिस का टाइम था। और इसी टाइम पे क्या होता है, मिडिवल ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया देखते हैं, इससे क्या होता है, इससे इमरजेंस होता है सोवरेनिटी की, इससे इमरजेंस होता है नॉन इंटरफेरेंस की, सेंटर सॉरी स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स की। और ये बेसिकली एक फाउंडेशन रख देता है मॉडर्न पॉलिटिक्स का। क्लियर है यहां तक? आई थिंक अभी तक समझ में आ रहा होगा। आप देखो, अब हम एक ऐसे फेज में आ गए हैं जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एम्पायर से एक स्टेट सिस्टम के बारे में। वेस्टफेलिया से पहले क्या था, एक होली रोमन एम्पायर था जहां पे यूनिवर्सल अथॉरिटी का आइडिया था चर्च के पास। और आफ्टर वेस्टफेलिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में बात होनी स्टार्ट होती है। किसी भी तरह के हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में बात नहीं होती है, कि जो ऐसी अथॉरिटी के बारे में बात नहीं होती है जो कि रूलर से भी बड़ा हो। पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स अब इंटरनेशनल सिस्टम में सोवरेन स्टेट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो सोवरेन स्टेट है, ये ओरिजिन रख देता है मॉडर्न पॉलिटिक्स का। अब जो हम बात करते हैं सोवरेन स्टेट के बारे में, इज इक्वल टू ओरिजिन ऑफ मॉडर्न सॉरी स्टेट मॉडर्न पॉलिटिक्स। ये सोवरेन स्टेट मॉडर्न पॉलिटिक्स को कैसे राइज करता है, ये क्या है, मतलब मेरे को नहीं आ रहा समझ। देखूं आप लोगों को समझा पाता हूं कि नहीं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो सोवरेन स्टेट है, आप खुद सोच के देखो, क्या सोवरेनिटी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस नहीं लग रही है? सोवरेनिटी के बिना सिटीजनशिप मीनिंगलेस नहीं लग रही है? सोवरेनिटी के बिना डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा वाहियात कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोगों को। अगर किसी भी कंट्री के पास सोवरेनिटी ही नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का, उसका सिटीजनशिप किस काम का, उसका डेमोक्रेसी किस काम का, किसी काम का नहीं होता। और अगर आपकी खुद की सोवरेनिटी ही नहीं है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन क्या बनाओगे? आपका कोई इंटरनेशनल रिलेशन स्टेब्लिश हो पाएगा? आज के टाइम पे जैसे बालूचिस्तान खुद को एक अलग कंट्री मानता है, पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है, लेकिन क्या बालूचिस्तान का कोई भी इंटरनेशनल अलाई है? कोई बालूचिस्तान को एज ए स्टेट कंसिडर करता है? तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट, इसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशन नहीं लिखा, इंटरनेशनल रिलेशन। आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए बेसिकली, कि मॉडर्न पॉलिटिक्स वहां से स्टार्ट होता है जब पावर टेरिटोरियल बाउंडेड हो जाता है, पावर लीगली सुप्रीम हो जाता है, एंड पावर इंस्टीट्यूशनली ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये सारी चीजें जब होगी तो मॉडर्न पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी देखो जब हम लोग मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग मॉडर्न पॉलिटिक्स के लिमिटेशन को भी तो देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स आने के बाद ही तो चीजें स्टार्ट होती है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्या मॉडर्न पॉलिटिक्स का भी कोई लिमिटेशन है? क्या मॉडर्न पॉलिटिक्स का भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? होगा ना, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। चल ये भी बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। लिमिटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्या है?
अभी देखो हम लोग यहाँ पे एक एक चीज को देखते हैं। सोवेर्निटी एब्सोल्यूट हो गई। अब सोवेर्निटी के एब्सोल्यूट होने से क्या हो गया, एब्सोल्यूटिज्म आ गया। और एब्सोल्यूटिज्म नेगेटिव कैनोटेशन में देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल राइट्स थे, ये इंडिविजुअल राइट्स अब सप्रेस हो गए। इसके कारण क्या हो गया, जब हम पॉपुलर कंसेंट की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों का कंसेंट किस तरफ है, ये एब्सेंट हो गया। अभी देखो ये सारे जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं, ये सारे जो लिमिटेशंस आ रहे हैं, इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इन्हीं सारे सॉल्यूशन को लेकर हम लोग देखेंगे कि इनलाइटनमेंट के जो आइडियाज हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं। इन्हीं सारे कॉन्ट्राडिक्शन का सॉल्यूशन क्या आता है, इन्हीं सारे कॉन्ट्राडिक्शन का सॉल्यूशन आता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये क्या बताता है, ऑलरेडी पता है, यहाँ पे डिस्कस करके इस लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। यहां से बात आती है इनलाइटनमेंट पॉलिटिक्स की। समझ आया कि आखिर मॉडर्न पॉलिटिक्स जो हम लोग सोवर्निटी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, उन सब चीजों के कारण प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम आ रही है सोवर्निटी के कारण। सोवर्निटी बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है, एंड उसके कारण एब्सोल्यूटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है। इंडिविजुअल राइट जो होते हैं वो सप्रेस कर दिए जा रहे हैं, जो पॉपुलर कंसेंट होता है वो एब्सेंट है। और इन्हीं सबका सॉल्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, इन्हीं सबका सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इनलाइटनमेंट पॉलिटिक्स है। अब देखो हम इसको भी और अच्छे से समझेंगे, ऐसे ही नहीं जाना है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने यहाँ आए हो, यहां से बाहर कहीं नहीं जाना है, आपको पकड़ के रखने वाले हैं हम, हमसे दूर नहीं जा पाओगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। मतलब पूरी हिस्ट्री के लिए अभी हम लोग फिलहाल वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये जो एब्सोल्यूटिज्म है, इसके कारण क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर यहां पे क्या हो रही है, सेंट्रलाइज हो जा रही है। इसके कारण एब्सोल्यूट स्टेट बन रहे हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट स्टेट है, ये जो हम बात कर रहे हैं, अब हम उस फेज में आ गए हैं जब हम लोग लिबर्टी के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ये जो ऑर्डर क्रिएट हुआ, ये ऑर्डर बिफोर लिबर्टी है। सिक्सटीन 17 सेंचुरी में क्या होता है, जो भी किंग होते हैं, जो भी एम्पायर होते हैं, वो अपने पावर को सेंट्रलाइज कर रहे थे। वो स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट कर रहे थे, वो यूनिफॉर्म लॉ बना रहे थे, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप कर रहे थे। इसके कारण क्या हो जा रहा था कि एक पावर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट हो जा रही थी, जिसके कारण ये जो एब्सोल्यूटिज्म है वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव लगने लगा था लोगों को। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एब्सोल्यूटिज्म है, इसने क्या किया, देखो हर चीज ना धीरे धीरे करके चेंज होता है। जब भी कोई भी ऐसा रिवॉल्यूशनरी डिसीजन लिया जाता है, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एब्सोल्यूटिज्म बहुत ग्रेट है, प्लीज गलत लेके मत जाना है। ये जो एब्सोल्यूटिज्म है वो 16-17 सेंचुरी में क्या कर रहा है, उस टाइम पे जो फ्यूडल फ्रेगमेंटेशन था वो खत्म कर देता है। वो क्या करता है, एक मॉडर्न स्टेट मशीनरी क्रिएट करता है। और मॉडर्न स्टेट मशीनरी बेसिकली क्या होता है, मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और वो सब यहीं से आ रहा होता है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम देखा, हमने चीजें देखी क्या क्या हो रहा है। अब हम इसी में और समझते हैं कि क्या होता है ना, कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ये सब क्या बात करता है।
देखो क्या होता है ना कि उस टाइम पे ही इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा होता है, बेसिकली ब्रिटेन में सिविल वॉर चल रहा होता है। और ये सिविल वॉर क्या होता है, ये ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा होता है, किंग वर्सेस पार्लियामेंट। वहां पे क्या होता है, एक मिनट, अब हम आ गए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पे। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, इंग्लिश सिविल वॉर। और इस सिविल वॉर में क्या हो रहा है, इस सिविल वॉर में ऑथोरिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। यहां पे किंग वर्सेस पार्लियामेंट हो गया। बातें यहां तक पहुंच चुकी है। अब अथॉरिटी के सोर्स पर सवाल उठने स्टार्ट हो गए। और यहीं से आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर। कौन कौन आते हैं, थॉमस हॉब्स। बात करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में भी। थॉमस हॉब्स ये क्या बताते हैं, ये बेसिकली ऑर्डर को लिबर्टी से बड़ा बताते हैं। वो बताते हैं कि एक स्ट्रांग स्टेट होना कितना जरूरी है। ये एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अभी के टाइम पे जो ये पॉलिटिकल ऑर्डर डेवलप हुआ है, इस ऑर्डर को बता रहे हैं कि ये ऑर्डर किसी भी इंडिविजुअल इंसान की लिबर्टी से कितना ज्यादा बड़ा है। एंड फिर इसी के बाद आ जाते हैं जॉन लॉक। ओह सॉरी, इसके बाद आ जाते हैं जॉन लॉक। ये क्या बोलते हैं, ये बात करना स्टार्ट कर देते हैं नेचुरल राइट के बारे में। नेचुरल राइट, ये बात करना स्टार्ट कर देते हैं कंसेंट ऑफ द गवर्नड, कि जिस लोगों को गवर्न किया जा रहा है उनका कंसेंट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात करते हैं राइट टू रेसिस्टेंस। अब देखो ये सारी चीजें भी अब यहां पर बात होनी स्टार्ट हो गई है। अभी तक बात हो रही थी रिलीजन के बारे में, अभी तक बात हो रही थी पावर के बारे में, अब देखो इंडिविजुअल पे आ गए हैं। कितनी छोटी बात कर रहे हैं ये लोग, बड़ी बड़ी बात करते थे, अब एक मतलब मैक्रो इकोनॉमी की बात करते करते माइक्रो पे आ रहे हैं। सॉरी, ये मतलब जोक की तरह से पता नहीं अच्छे से लैंड नहीं हुआ, बट ठीक है। अभी क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स का जो कोर है वो शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अथॉरिटी अब डिवाइन नहीं रही। अब अथॉरिटी क्या हो गई है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गई है। और यही शिफ्ट हमें यहाँ पे समझना है। हमने इनलाइटनमेंट के आइडियाज देखे, हमने रैशनल पॉलिटिक्स को देखा। इनलाइटनमेंट में क्या देखा हमने, इनलाइटनमेंट क्या करता है, इनलाइटनमेंट के कारण क्या होता है, पॉलिटिक्स अब रैशनल हो जाता है। इनलाइटनमेंट ने पॉलिटिक्स को रीजन बेस्ड बना दिया। अब इनलाइटनमेंट का इसमें थोड़ा सा स्कोप देख लेते हैं। इनलाइटनमेंट क्या करता है कि पॉलिटिक्स बिकम रैशनल। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पॉलिटिक्स रीजन बेस्ड हो जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स लॉ बेस्ड हो जा रहा है, पॉलिटिक्स राइट बेस्ड हो जा रहा है। इनलाइटनमेंट ने पॉलिटिक्स को इस तरह से चेंज कर दिया कि रीजन बेस्ड बना दिया, लॉ बेस्ड बना दिया, राइट बेस्ड बना दिया। और इसमें जो की थिंकर्स होते हैं, कौन कौन से थिंकर्स हम लोग जानते हैं, एक आप ध्यान रखो मॉन्टेस्क्यू को, एक ध्यान रखो रूसो को।
जिसके बारे में हमने देख लिया। ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, ये बात करता है पॉपुलर सोवेनिटी की। देखो, जिनको भी रूसो के बारे में नहीं पता है, रूसो के आइडियाज को नहीं जानते हैं, यूपीएससी का बहुत बड़ा पार्ट है वो। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इनके नाम को बहुत स्पेसिफाई करके बताया है, रूसो और कांत को। इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों के लेक्चर को भी देखो। आई थिंक और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को इन सबके आइडियाज के बारे में। ठीक है, इन सबके आइडियाज क्या होते हैं? इनलाइटनमेंट के आइडियाज अब पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। इनलाइटनमेंट क्या करता है? पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? पहले पॉलिटी ऑथोरिटी सेंट्रिक थी, अब ये ऑथोरिटी सेंट्रिक से होके सिटीजन सेंट्रिक बन गई है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है रिवॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट होता है मास पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है, अब उसी के बाद हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन और मास पॉलिटिक्स पे। रिवॉल्यूशन एंड मास पॉलिटिक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। इसी के अंडर आता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजों के बारे में यहीं पे बात की जाती है। यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, अटलांटिक रिवॉल्यूशन के नाम से। इसके अंडर क्या क्या आ गया? एक आ गया अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एक आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसको अटलांटिक रिवॉल्यूशन के अंदर क्यों रखें, बस इतना सा बात है कि जो अमेरिकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, सॉरी फंबल करने के लिए, ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच में जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको अटलांटिक रिवॉल्यूशन बोल दिया गया है, क्योंकि एक साइड अमेरिका में रिवॉल्यूशन हो रहा होता है और एक साइड फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हो रहा होता है। अभी देखो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स होता है, और जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा है ये बेसिकली मास पॉलिटिक्स होता है। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑप्शनल के लिए, इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शायद अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लिए 4-4 लेक्चर लग जाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए भी 4-4 लेक्चर लग जाए। बट ये चीजें क्या होती है ना, कि ये रिवॉल्यूशन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी लेकर आती है, और ये जो वोकेबलरी होती है ये पॉलिटिकल वोकेबलरी होती है। न्यू पॉलिटिकल वोकेबलरी क्या क्या लेकर आती है? ये लेकर आती है सिटीजन्स की बात, ये आती है नेशन की बात को लेकर, ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन की बात को लेकर। ठीक है, ये जो इस तरह के बात हो रहे हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हो राइट्स। ये जो नए नए वोकेबलरी लेकर आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? कि अटलांटिक रिवॉल्यूशन से आ रहा है। पॉलिटिक्स अब सिर्फ एलाइट चैम्बर्स में नहीं है, पॉलिटिक्स अब एलाइट चैम्बर से निकल चुकी है। ये जो एलिट चैम्बर्स तक पॉलिटिक्स पहले सीमित हुआ करती थी, वो वहां से बाहर आ गई है। अब पॉलिटिक्स पब्लिक स्पेयर में आ गई है, अब लोगों के बीच में, आम इंसान के बीच में पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है। आज देखना, आज के टाइम पे पॉलिटिक्स की बात कैसे होती है। चाय की दुकान पे बैठ जाओ सुबह सुबह, आज तो अभी तो ठंड का टाइम है, किसी भी चाय की दुकान पे बैठो, अगर 5-6 बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके सामने बैठना और बस आपको टॉपिक छेड़ना है। आप बस इतना बोल दो कि मोदी अच्छा इंसान नहीं है, आपको इतने भर भर के लोग मिलेंगे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपको देना स्टार्ट करेंगे कि आप पागल हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे क्या आपको आपने क्या कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप पे चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बचाना स्टार्ट कर देंगे। और ये है पॉलिटिक्स, कि जहां पे पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ चर्च
फ्यूडल लॉर्ड और नॉर्मल इंसान के बीच में बात होती थी, अब पॉलिटिक्स पब्लिक स्फेयर में आ गई है, आम लोगों के बीच आ गई है। तो चलो, अब इस लेक्चर को खत्म करने के लिए हम लोग बस एक और काम करते हैं, कोर फीचर देख लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे कोर फीचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बस वही बात करने वाले हैं। हमने मॉडर्न पॉलिटिक्स के कोर फीचर में क्या देखा? सोवरेन स्टेट, हमने देखा रूल ऑफ लॉ, हमने देखा पॉपुलर लेजिटिमेसी, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर, हमने देखा सिटीजनशिप, और हमने देखा मास पार्टिसिपेशन। जब पॉलिटिक्स एलीट स्पेयर से निकलकर पब्लिक स्पेयर में आ जाती है, तो आप देखोगे मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मॉडर्न पॉलिटिक्स ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर होता है, और ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर है, ये कैसे हो रहा है? थ्रू लॉ, थ्रू लेजिटिमेसी, थ्रू पार्टिसिपेशन। ये सारी चीजें हैं जो कि मॉडर्न पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। ये सारी एलिमेंट है मॉडर्न पॉलिटिक्स की। तो आज का जो लेक्चर था, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अभी तक मैं डिमांड नहीं करता था आप लोगों से कि आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे कोई डिमांड मेरी है नहीं। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, और आपको ये पार्ट इजी लगा हो, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट जरूर कर, अच्छा लगा या खराब लगा कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं इसको और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और सिंपल सी बात है, अगर आपको लगेगा कि आप इसको शेयर करना चाहते हो, तो शेयर भी करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे।